ये कहानी सबा और अस्मा की है। सबा और अस्मा आपस में पड़ोसी थीं और बहुत अच्छी सहेलियां थीं। बचपन से साथ ही पली बड़ी और अब उन दोनों की शादी का टाइम आ गया, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। सबा थोड़ी सी नॉर्मल दिखती थी, जबकि अस्मा बहुत प्यारी थी। सबा के घर में मसला ये था कि सबा के घर वाले बहुत ज़्यादा जहेज़ नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से सबा की शादी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ अस्मा जो थी, अस्मा बहुत प्यारी थी, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा महर की डिमांड करती थी अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए, जिसकी वजह से उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी। दोनों बहुत परेशान थीं। फाइनली सबा की शादी हो गई। सबा के घर वालों ने जहेज़ दिया जितना वो दे सकते थे, लेकिन लड़के वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सबा को शादी के बाद बहुत ताने पड़ते थे उसके घर से, उसका जो ससुराल था वहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ सबा को जो उसकी प्रॉपर्टी में उसका हक था वो भी नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ अस्मा अभी तक कंवारी बैठी थी, तो अस्मा ने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों आप महर के ऊपर अटकी हुई हैं कि इतना महर होगा तभी मेरी शादी करेंगी? आप महर उतना ही लें जितना नॉर्मली होता है, जायज़ जायज़ महर लें और मेरी शादी कर दें। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा फ्यूचर किस तरह से सिक्योर होगा अगर मैं ज़्यादा महर नहीं रखूँगी? जिस पर अस्मा ने जवाब दिया कि माँ, अगर आप मेरा फ्यूचर सिक्योर ही करना चाहती हैं तो जो मेरा शरई हक है प्रॉपर्टी में, मुझे वो दे दें, उसकी वजह से भी तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जिस पर अस्मा की माँ ने कहा कि खबरदार, प्रॉपर्टी के ऊपर तो सिर्फ बेटों का हक होता है, तुम इस बारे में क्यों बोल रही हो? तो इसी तरह से अस्मा भी घर बैठी रही और सबा की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि घर वालों ने उनके फाइनेंसिस को उस तरीके से मैनेज नहीं किया जिस तरह से इस्लाम कहता है या फिर जो उनका शरई हक बनता है। बल्कि एक ने सिर्फ ज़्यादा महर की रट लगाई रखी और दूसरे जो थे वो ज़्यादा जहेज़ दे नहीं सकते थे, तो सबा को वैसे ही ताने पड़ते थे और साथ में उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके ससुराल में बहुत मसले मसाइल होते रहे। तो ये इन दोनों की कहानी सिर्फ इन दोनों की नहीं है, ये हर घर की है, हमारे पूरे मुआशरे की है कि हर जगह ऐसा ही हो रहा है कि हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि हम इनको टैकल ही नहीं कर पा रहे। अब महर क्या है? महर एक लाजिम तोहफ़ा है जो कि एक आदमी को अपनी बीवी को देना पड़ता है इस्लाम के मुताबिक, जो कि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर किसी तरह की एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि दूसरी तरफ जहेज़ है, जो कि एक कल्चरल चीज़ है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और ये अक्सर व बेशतर लड़की के घर वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों की शादियां बगैर किसी जहेज़ के की थीं, और उन्होंने भी कहा है कि हमेशा शादियों को सिंपल और कम से कम खर्चे वाला रखो। अब ये जो जहेज़ का कल्चर है, इसकी वजह से लड़की की फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है लड़की की शादी करते हुए, और बहुत सारे केसेस में लड़कियां बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही होती सिर्फ इसलिए कि लड़के वाले बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जहेज़ की डिमांड करते हैं। मेरे भी एक दोस्त के घर में 5 साल तक उसके कमरे में एसी और टीवी नहीं लगवाया गया, इसलिए कि जब उसकी शादी होगी तब जहेज़ में ये चीज़ें आएंगी, तभी ये मामला चलेगा। उसके बाद जहेज़ को अक्सर व बेशतर एक सोशल स्टेटस समझा जाता है, एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा जहेज़ देते हैं उतना ज़्यादा शो ऑफ़ किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि देखो हम इतने अमीर हैं और हमने अपनी बेटी को ये भी दिया तो वो भी दिया। और अब तो ये जहेज़ बहुत ज़्यादा गाड़ियों में तब्दील हो गया कि जी लड़के को फ़लानी गाड़ी देनी है, नहीं फ़लानी गाड़ी देनी है, और लड़के वाले भी अपने मुँह से मांग रहे होते हैं कि बस जी अब तो ये आपका ही बच्चा है, इसको फ़लानी वाली गाड़ी दे दें। फिर उसके बाद लड़कियों को तलाक़ें हो जाती हैं जहेज़ ना देने की वजह से, या फिर उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। तलाक़ उस सूरत में होती है जब लड़की वाले कमिट कर लें कि हाँ जी हम इतने अरसे में दे देंगे, उतने अरसे में दे देंगे, वो ना दें तो फिर लड़की के साथ बुरा सलूक शुरू होता है और एक वक्त आता है कि उसे तलाक़ दे दी जाती है। उसके बाद फिर महर जो है, जो कि एक इस्लामी हक़ है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बना दिया गया है, इतनी ज़्यादा डिमांड की जाती है महर की कि वो इस्लामिक टीचिंग से बरअक्स हो जाता है। अब अक्सर व बेशतर लड़की वाले कहते हैं कि पहले घर नाम करो लड़की के, या फिर फ़लानी चीज़ इतना पैसा बैंक में डलवाओ, उसके बाद हम शादियाँ करेंगे। फिर अगर महर उस वक्त में नहीं भी दिया जा रहा तो इतना ज़्यादा हाई सेट करवा लिया जाता है जिसकी वजह से वो कभी दिया ही नहीं जा पाता, या फिर लड़कियों की शादियाँ इतनी डिले हो जाती हैं कि उनकी उम्र ही गुजर जाती है, उसके बाद चाहे महर वो ना भी मांग रहे हों तब भी उनकी शादियाँ नहीं हो पाती। डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स एक्ट 1976 से कहता है कि 50,000 से ज़्यादा जहेज़ किसी भी सूरत में ना दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज भी हम उसे इन्फोर्स नहीं करवा पाए। दूसरी तरफ महर, जो कि एक लीगल राइट है लड़की का, वो महर डिमांड ही नहीं करती सोसाइटल प्रेशर की वजह से।
अब यहाँ मसला जहेज़ और महर का भी नहीं है, यहाँ बात ये है कि लड़की का जो शरई हक़ है कि उसे प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा दिया जाए, वो हम लोग क्यों नहीं देते? क्यों उसको उस चीज़ से जो उसका शरई हक़ है दूर किया जाता है, जबकि गैर शरई चीज़ों को एनफ़ोर्स किया जाता है कि हाँ जी, हम जहेज़ दे देंगे तो वो सही है, लेकिन हमने उसका जो कानूनी और शरई हक़ है वो नहीं देना, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना। क्यों प्रॉपर्टी सिर्फ़ बेटों की होके रह गई है? क्यों बेटियों को उनका हक़ नहीं मिलता? जहेज़ एक टेम्परेरी एसेट है, एक टेम्परेरी चीज़ है जो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि प्रॉपर्टी में हिस्सा एक परमानेंट एसेट है जो कि आपकी बेटी को एक्चुअल में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है जो उसको चाहिए होती है। 2019 का सर्वे ये बताता है कि सिर्फ 30% लड़कियों को पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट मिलता है, और इसमें फैमिलीज़ ही प्रेशराइज़ करती हैं बेटी को कि बेटे के हक़ में, यानी कि अपने भाई के हक़ में उसको छोड़ दे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हक़ महर मांग कर अपनी बेटी को सिक्योर करने के बजाय उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दें, वो वैसे ही सिक्योर हो जाएगी। तो फिर वो आम से भी महर के अंदर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है और उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। फिर हमारे उलमा को भी चाहिए कि लोगों को महर और जहेज़ के बारे में बताएं, उनको ये बताएं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और महर कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, और जहेज़ के बारे में क्या टीचिंग्स हैं, कितना जहेज़ को डिस्करेज किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। और वैसे भी जहेज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि मर्द के लिए या एक ख़ावंद के लिए भी इज़्ज़त वाली चीज़ नहीं है कि वो जहेज़ में आए हुए बिस्तर के ऊपर सोए या फिर जहेज़ में आई हुई गाड़ी में सफ़र करे। उसको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कायम रखना चाहिए। उसकी बीवी है, उसे पता हो कि ये मेरा ख़ावंद है, यही मेरा प्रोटेक्टर है, यही मेरे लिए प्रोवाइडर है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे बाप ने चीज़ें भेजी हैं उन्हीं के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बाद फिर हुकूमत को चाहिए कि जहेज़ के बारे में कानून को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें और उसे रीइंफोर्स भी करवाएं। हमारे मुल्क में मसला ये है, कानून बन जाता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर सोशल अवेयरनेस लेकर आएँ, जैसे हम इस बारे में बात कर रहे हैं उसी तरह से आप भी अपने मुआशरे में, अपने आसपास वाले लोगों में इस बारे में बात करें और सोशली लोगों को अवेयर करें कि ये चीज़ें इस तरह से ठीक नहीं हैं, ये हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो इस्लाम ने एक औरत के फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर किया है, उसको प्रॉपर्टी के अंदर उसका राइट देकर, लेकिन हमने जहेज़ जैसी लानत को अपने मुआशरे में आम करके उनके लिए बहुत मसला बना दिया है कि लड़के वालों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं जहेज़ को लेके, और वो अगर आप ना दे पाएँ तो लड़की के ऊपर जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद महर को एक महर ही रखें, उसको कोई लॉटरी का टिकट ना बना दें। अपनी बच्चियों और बच्चों की ज़िंदगियों को आसान करें और उन्हें सुकून से रहने दें, और उनको उनका शरई हक़ बच्चियों को ज़रूर दें।